यार बचपन कितना खूबसूरत होता था ना। माँ का दुलार, पापा की डांट, टीचर की फटकार, छोटी छोटी बहनों के साथ वो छोटी छोटी सी टकरार। जब मन किया हंस लिए, जब मन किया रो लिए। अब तो मुस्कुराने के लिए भी तमीज़ चाहिए होती है और रोने के लिए तन्हाई। खैर न जाने कितनी ही ऐसी यादें हैं, कितने ही ऐसे अनकहे वो पल हैं जिन्हें आज भी आप लोग काफ़ी मिस करते होंगे। और अगर मुझे कोई कहे तो मैं कहूँगा कि मैं मेरे बचपन की सुबह जब तुतलाती जुबां से दादा के सामने जब ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय से लेकर के जेड तक जब पूरी अल्फ़ाबेट सुनाता था और उसके एवज में जब मुझे उनसे 50 पैसे मिलते थे, उस 50 पैसे के सिक्के को मैं आज भी बहुत मिस करता हूँ। आप अपने बचपन से जुड़ी हुई उन कौन सी यादों को आज भी मिस करते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए लेके चलता हूँ आपको मैं आपके ही बचपन में और ताज़ा करते हैं हम उन पुरानी यादों को जिन्हें कहीं ना कहीं हम आज भी मिस करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स के बारे में, उनसे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट के बारे में। तो चलते हैं हमारे वाइट बोर्ड की तरफ। दोस्तों, अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो ये बहुत ही इजी होते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है। इसमें इतने कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं जितने अदर लैंग्वेज में होते हैं। वैसे मुझे भी ज़्यादा भाषाओं की जानकारी नहीं है, मगर अगर मैं मेरी मातृभाषा की बात करूँ, अगर हिंदी की बात करूँ, तो हिंदी में टोटल 49 जो है वो उच्चारण होते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ हमें सिर्फ 26 लेटर्स ही मिलते हैं। 26 ही लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो पहला कंपैरिजन आप यहाँ करके देख लो कि इंग्लिश जो है वो हिंदी से कितनी इजी लैंग्वेज होती है। मगर एक नज़रिया होता है हमारा जिस वजह से हमें ये मुश्किल लगती है और ये हमें इजी लगती है। वैसे नज़रिया कुछ नहीं होता है, ये यूज़ पे डिपेंड करती है। हम इस लैंग्वेज का यूज़ ज़्यादा करते हैं इसलिए ये हमें इजी लगती है, और ये हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक अब्रॉड लैंग्वेज है, इसीलिए हम इसका यूज़ कम करते हैं और आज तक ये हमारे लिए परेशानी बनी हुई है। खैर छोड़िए, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश के अंदर 26 ही लेटर्स होते हैं। अगर आप इन 26 लेटर्स के कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो आगे जो है वो आपकी जो स्टडी की जो जर्नी होगी वो बहुत इजी हो जाएगी। 26 लेटर्स की अगर हम बात करें तो 26 लेटर्स को हम साउंड बेस पर, यानी कि उच्चारण के आधार पर इन्हें दो अलग भागों में बांटा जाता है। एक तरफ हम सिर्फ इसके स्वर रखेंगे, दूसरी तरफ इसके व्यंजनों को रखेंगे। स्वर को कहते हैं हम वॉवल्स, व्यंजन को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश के अंदर मात्र 5 ही वॉवल होते हैं। यहाँ आपको मात्र 5 वॉवल मिलेंगे। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में 11 स्वर होते हैं। यहाँ पर भी कंपेयर करके देख लीजिए कि कौन ज़्यादा हार्ड है और कौन ज़्यादा इजी। अगर कॉन्सोनेंट की बात करें तो यहाँ हमें 21 कॉन्सोनेंट मिलते हैं, और अगर यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ आपको 33 के करीब कॉन्सोनेंट अक्सर आपको मिलेंगे। तो एक जो बहुत बड़ा गैप जो है वो हमारे कॉन्सेप्ट में हमें यहीं पर जो है वो हमारा सॉल्व हो जाता है। दोस्तों, अगर हम वॉवल की बात करें तो वॉवल जो है वो सिर्फ स्वर का काम करते हैं। स्वर यानी हम कहते हैं कि ये एक तरह से मात्रा का काम करते हैं, यानी कि आप किसी भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो उसके अंदर जो स्वर होते हैं, जो मात्राएं होती हैं, उनका काम आपके ये वॉवल करते हैं। जैसे सपोज़ कीजिएगा कि आप अगर कोई वर्ड लिखते हैं B+O+Y, तो ये आपका एक व्यंजन है, ये भी आपका एक व्यंजन है, और ये जो है ये आपकी एक मात्रा है। तो आप इसको कुछ जो है वो इस तरह से बोलते हैं बॉय। तो ओ का जो साउंड है, ये ओ मात्रा जो है, ये आपका स्वर जो है वो आपके इस वर्ड के अंदर क्रिएट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि व्यंजन का जो काम है वो जो है अक्षर बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है, और ये जो है वो किसी भी वर्ड को बनाने में हमेशा वॉवल की हेल्प लेते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करने के लिए
या कॉन्सोनेंट को लिखने के लिए, कॉन्सोनेंट के प्रयोग से वर्ड बनाने के लिए आपको अक्सर वॉवल की आवश्यकता पड़ेगी। या मैं इजी लैंग्वेज में अगर कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि बिना वॉवल के आप कॉन्सोनेंट से किसी भी तरह का उपयोग नहीं कर सकते, कॉन्सोनेंट का किसी भी तरह से आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट वॉवल। तो दूसरी तरफ अगर हम स्वर की बात करें तो स्वर को जो है वो फ्री साउंड कहा जाता है, इन्हें फ्री साउंड का दर्जा भी दिया गया है। अच्छा, इनको फ्री साउंड कहने का रीज़न क्या है? इसको फ्री साउंड कहने का रीज़न ये है कि जहाँ ये वॉवल की हेल्प से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वहीं पर ये बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं। यानी कि इनमें किसी दूसरे कॉन्सोनेंट की या वॉवल की आवश्यकता नहीं पड़ती और यहाँ पर बिना वॉवल के ये बोले नहीं जाते हैं, इसीलिए इन्हें फ्री साउंड कहते हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों, अगर हम उन 5 वॉवल की बात करें तो ये 5 वॉवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। और इन 5 के अलावा बाकी के बी से लेकर के जेड तक जो बचे हुए लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आते हैं। अब हम कुछ वर्ड लेते हैं और उन वर्ड्स की हेल्प से हमारे अभी तक के पढ़े गए कॉन्सेप्ट को हम एक बार थोड़ा सा वापस से देख लेते हैं। जैसे मुझे जैसे एक वर्ड लिखना होता है, जैसे मैंने लिखा BROTHER, ब्रदर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसके अंदर कितने कॉन्सोनेंट हैं और कितने वॉवल हैं, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि इसमें सर 2 वॉवल हैं और 1, 2, 3, 4, 5 इसमें कॉन्सोनेंट हैं। तो इसमें वॉवल जो है वो हमारे 2 हैं और कॉन्सोनेंट जो हैं वो इसमें 5 हैं। टोटल 7 लेटर्स का जो है वो यूज़ हमने इस एक वर्ड को बनाने में किया है। एक अगर मैं और कोई वर्ड लूँ, जैसे मैं ले लूँ यहाँ पर सपोज़ कीजिएगा टीचर, तो यहाँ आपको 1, 2 और 3, तो मैं अगर वॉवल की बात करूँ तो यहाँ पर 3 वॉवल मिलेंगे। कॉन्सोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पर कॉन्सोनेंट हैं। टोटल 7 यहाँ लेटर्स आपको मिलते हैं। अगर हम बात करें इंटेलिजेंट की तो इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से होती है। इसमें 1, 2, 3, 4, अगर वॉवल की बात करें तो इसमें 4 वॉवल्स हैं और 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 जो हैं वो इसमें कॉन्सोनेंट हैं। टोटल 11 लेटर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो जो भी वर्ड बनता है उसकी जो मेकिंग होती है, उसकी जो बनावट होती है वो अक्सर इस तरह से होती है। और आप इन तीनों वर्ड में एक सिमिलरिटी देख लीजिएगा जो मैंने आपको आगे अभी कॉन्सेप्ट में समझाई है कि कोई भी लेटर, ध्यान से सुनिएगा इस बात को और अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठा लीजिएगा, कोई भी लेटर या माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो सिर्फ कॉन्सोनेंट से बनता हो या सिर्फ वॉवल से बनता हो। मेरी बात को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई भी ऐसा सिंगल वर्ड नहीं है जो सिर्फ कॉन्सोनेंट से बना हो या सिर्फ वॉवल से बना हो। आप कहेंगे कि सर कुछ तो होते हैं जो सिर्फ कॉन्सोनेंट से ही बनते हैं, तो आप उन्हें बनाकर देख लीजिएगा। उनमें भी आपको मात्रा के रूप में या उन्हें जब आप प्रोनाउंस करोगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से वॉवल मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, क्या कभी कोई कॉन्सोनेंट किसी वर्ड में वॉवल की तरह रिएक्ट कर सकता है क्या? या फिर हम यूँ कहें कि क्या कभी सिर्फ स्वर का यूज़ हम कहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए, अपवाद तो हर जगह होते हैं और यहाँ पर भी 2 ऐसे अपवाद हैं, 2 ऐसे एक्सेप्शन हैं जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्योंकि मैंने कुछ ही देर पहले आपसे कहा था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कोई ऐसा वर्ड बना ही नहीं है जो सिर्फ कॉन्सोनेंट से बना हो या सिर्फ वॉवल से बना हो। ओके, क्योंकि जो भी वर्ड बनता है वो वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों के योग से बनता है, दोनों के कंबाइन होने से बनता है, दोनों के मिश्रित होने से बनता है। तो फिर हम यहाँ पर बात करते हैं उन 2 एक्सेप्शन की जो यहाँ से निकल के सामने आते हैं। तो दोस्तों, कॉन्सोनेंट के 2 ऐसे लेटर हैं जो कि वॉवल की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा की तरह भी रिएक्ट कर सकते हैं। वो है W
और वाई, ये दो ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर हैं जिन्हें हम यूज़ के बेस पर, प्रयोग के आधार पर इन्हें हम कभी कभी वोवल की तरह भी यूज़ ले सकते हैं, या फिर हम ये कहें कि ये कभी कभी अपने उपयोग के आधार पर कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवल की तरह जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे आप देखिएगा कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ WHY, तो अगर मैं यहाँ पर इस W की बात करूँ तो ये W यहाँ पर बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, ओके। और अगर मैं बात करूँ बो, BOW, बो, तो यहाँ पर जो ये Y है ये O का साउंड दे रहा है। यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता था कि यूज़ के बेस पर कभी कभी W जो है वो सेंटेंस में साउंड की तरह भी रिएक्ट कर सकता है। उसी तरह से अगर हम Y की बात करें तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ यस, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये Y जो है वो बिल्कुल कॉन्सोनेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। मगर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ बे यानी खाड़ी, तो यहाँ पर ये ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। तो ये दो ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जो यूज बेस पर कभी कभी कॉन्सोनेंट नहीं होकर के वोवल का भी साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वर में से दो ऐसे लेटर हैं जिन्हें आप स्वतंत्र रूप से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें से एक तो है आई, इसे हम सिर्फ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ प्रोनाउन के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। और जब हम फर्स्ट पर्सन, जब ये आगे हम बात करेंगे प्रोनाउन पढ़ेंगे तब, मगर आप फिलहाल इतना ही ध्यान रखें कि आई को प्रोनाउन के तौर पर स्वतंत्र रूप से यूज़ किया जा सकता है। उसी तरह से जो ओ होता है इसे भी आप इंटरजेक्शन के रूप में जो है वो स्वतंत्र तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो दो वोवल लेटर्स हैं जिन्हें हम स्वतंत्र यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा आप बाकी किसी को भी किसी भी वर्ड के रूप में या किसी और एलिमेंट के रूप में आप स्वतंत्र तरीके से यूज़ में नहीं ले सकते। और उसी तरह से दो ऐसे कॉन्सोनेंट लेटर हैं जो कभी कभी जो है वो साउंड जो है उनका वो वोवल की तरह भी वो दे सकते हैं। तो मेरी जो बात है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यहाँ इसी शब्द में, इसी वर्ड में आपका एक और कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूँगा कि मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि कुछ ऐसे वर्ड जरूर होते हैं कि जो लिखने में टोटल कॉन्सोनेंट लेटर्स का उपयोग लेते हैं, जैसे ये देखिएगा वाई। मगर मैंने साथ में ये भी कहा था कि जब आप उन्हें ढंग से जब आप उनका परीक्षण करेंगे, निरीक्षण करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर भी जो है वो वोवल होता है। तो आप देखिएगा वाई में आपको ए आ जो है ये आपको दिख रहा होगा और ये ही आपका वोवल होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये बात क्लियर है कि कोई भी वर्ड सिर्फ कॉन्सोनेंट या सिर्फ वोवल से नहीं बनता। दोस्तों, हिंदी में 49 वर्ण होते हैं और उनके 49 ही उच्चारण होते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो यहाँ पर सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, इसीलिए इसमें उच्चारण भी 26 ही होते हैं। यानी कि सीधे तौर पर हम एक बात यहाँ कह सकते हैं कि हिंदी के कई सारे ऐसे उच्चारण होते हैं जिन्हें इंग्लिश में सीधे तौर पर प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। तो हम उन उच्चारण का प्रयोग करने के लिए, उन्हें यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, तो हम इंग्लिश के इन्हीं 26 लेटर्स को आपस में कंबाइन करके, आपस में उनको जोड़ करके कुछ नए उच्चारण का निर्माण करते हैं जिन्हें हम लोग मिक्स लेटर्स कहते हैं। तो आइए मिक्स लेटर्स के इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा बारीकी से पढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने आपके सामने हिंदी के कुछ चुनिंदा उन उच्चारणों का प्रयोग किया है जिन्हें इंग्लिश में सीधे तौर पर नहीं लिखा जा सकता। तो इन्हें जो है वो इंग्लिश के लेटर्स को आपस में कंबाइन करके उच्चारित किया जाता है, बनाया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं हम इन पर। ख जो है वो एक ऐसा उच्चारण है, एक ऐसा वर्ण है हिंदी का जिसे इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता। तो उसे लिखने के लिए या उसे उच्चारित करने के लिए KHA यानी यहाँ पर इंग्लिश के 3 जो है वो वर्णों का यूज़ किया गया है इसे उच्चारित करने के लिए। उसी तरह से आप देखिएगा घ GHA, इसे भी 3 वर्णों से उच्चारित किया जाता है, 3 मिक्स लेटर्स का यूज़ करके इसे बनाया जाता है। झ को भी GH
ए, झ को भी जे एच ए जैसे 3 वर्णों या 3 लेटर्स के योग से बनाया जाता है। ठ को बोलने के लिए भी टी एच ए का यूज़ किया जाता है। ढ के लिए डी एच ए, थ के लिए टी एच ए, ध के लिए डी एच ए, भ के लिए बी एच ए, श के लिए एस एच ए, क्ष के लिए एस एच ए, क्ष के लिए के एस एच ए, क्योंकि इसमें जो है वो के का हल्का सा साउंड आता है इसलिए इसके पहले के का यूज़ किया जाता है। ये इंग्लिश के 4 लेटर्स से मिलके बना है। त्र के लिए टी एच आर ए, ये भी 4 लेटर से बना है। और ज्ञ के लिए जी वाई और ए का यूज़ करके बनाया जाता है। तो ये वो कुछ चुनिंदा मिक्स लेटर्स से बने हुए उच्चारण हैं जिन्हें हम अक्सर हिंदी में तो देखते हैं मगर इंग्लिश में ये सीधे तौर पर हमें नहीं मिलते हैं। एक बात आप मेरी यहाँ पर ज़रूर अपने दिमाग में एक चीज़ आप ज़रूर बिठा लीजिएगा कि इंग्लिश जो होती है वो रोमन लिपि पर आधारित होती है, ये रोमन लिपि पर आधारित होती है। हिंदी जो होती है वो हमारी देवनागरी लिपि पर आधारित होती है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश के उन चुनिंदा लेटर्स का यूज़ किया है जो अपने अंदर एक से अधिक साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है ए, ये 4 से 5 साउंड प्रोड्यूस करता है जिसमें से आ ए आई का साउंड प्रोड्यूस करता है। इसके आगे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। स्मॉल के अंदर ये और आ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। फैन के अंदर ये आई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। पे के अंदर ये ए का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है सी, जो कि क और स का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। कैट के अंदर ये क का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सीमेंट के अंदर ये स का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसी तरह से है डी, जो कि डे के अंदर ड का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और दिवाली के अंदर ये द का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। उसके आगे अगर आप चलते हैं तो देखिएगा कि जी जो है वो ग का साउंड प्रोड्यूस करता है। गैम्बल के अंदर ये ग का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जैम के अंदर ये ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। न जो है, एन जो है वो न का साउंड भी प्रोड्यूस करता है और ण का साउंड भी प्रोड्यूस करता है। एक चीज़ आप यहाँ पर जरूर मेंशन कीजिएगा कि न का साउंड जो है वो तो रोमन लिपि के अंदर होता है मगर ण का साउंड जो है वो रोमन लिपि में जो है नहीं होता है। ण को रोमन लिपि में स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश में इसका जो यूज़ है वो बिल्कुल नील होता है, रेयर होता है, या हम कह सकते हैं कि होता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम जो है वो उसमें एन का साउंड, न का साउंड आ रहा है। मगर आप हिंदी का अगर कोई वर्ड अगर आप लिखते हैं जिसमें आप ण लगाना चाहे तो उसमें आपको एन का ही यूज़ करना पड़ेगा। और लास्ट में आप देख सकते हैं यू, जो कि ऊ और अ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ओपन के अंदर ये ओ का साउंड दे रहा है और टू के अंदर ये ऊ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये वो चुनिंदा लेटर्स थे जो अपने साथ एक से अधिक साउंड को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं। बचपन का एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आज भी हमें कहीं ना कहीं परेशान करता है और वो भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से ही जुड़ा है। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मगर हम आज भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि हमें कहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो मैं वीडियो के अंतिम भाग में जाते जाते आपके इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आपको दे ही देता हूँ। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उस टॉपिक की, उस पोर्शन की, कि कहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ किन जगहों पर करना है और किन जगहों पर नहीं करना है। तो मैंने टाइम को बचाने के लिए पहले से ही कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके लिए लिख रखी हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मगर पहले एक बार मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ, उसके बाद में हम आगे इसकी बात करते हैं। तो यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स, यानी कि कैपिटल लेटर्स का सही यूज कहाँ कहाँ पर होना जरूरी है, कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर नाउन फ्रेज। दोस्तों, पहले तो प्रॉपर नाउन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। वैसे मैं
दोस्तों इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम नाउन के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बात करेंगे, मगर यहाँ पर मैं आपको छोटी सी एक जानकारी दे देता हूँ, और वो जानकारी ये है कि प्रॉपर नाउन जो होती है वो एक निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु या किसी भी डिफाइंड एलिमेंट के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। तो जो भी डिफाइंड एलिमेंट होता है, जो भी डेफिनेट एलिमेंट होता है, उसको हम लोग जो है वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में लाते हैं। अब चाहे वो कोई किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई स्थान का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल जरूर दिए हैं, जैसे संडे जो है एक फिक्स दिन होता है, एक फिक्स डे होता है, जुलाई एक फिक्स मंथ होता है, रामायण जो है एक ग्रंथ है हमारा, जो है वो एक निश्चित ग्रंथ का नाम है, नॉर्थ जो है एक निश्चित दिशा को दर्शाया जाता है। इसके अलावा होली, गंगा, इंडिया, जोधपुर जो किसी निश्चित पर्व को दर्शा रहा है, जो किसी निश्चित नदी को दर्शा रहा है, जो किसी निश्चित कंट्री को दर्शाया जा रहा है, या फिर किसी सिटी को दर्शाया जा रहा है। तो जो चीज या जो वर्ड किसी प्रॉपर एलिमेंट को दर्शाता हो या किसी निश्चित नाम को दर्शाता हो, वो प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन फ्रेज क्या होती है। दोस्तों इसके बारे में मैं अलग से जो वीडियो बनेगा उसमें मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊंगा, मगर फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि फ्रेज का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के समूह को फ्रेज कहा जाता है। और अगर वही शब्दों का समूह किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को इंडिकेट करने के लिए यूज में लिया जाता है, या सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अगर किसी शब्दों के समूह को एक नाम के तौर पर अगर आप यूज में कर लेते हैं या उसका यूज करते हैं, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन फ्रेज कहलाती है। जैसे कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ लिए हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये एक प्रॉपर न्यूज़पेपर को दर्शा रहा है, जबकि देखा जाए तो इसमें 1, 2, 3 और 4 अलग अलग वर्ड्स हैं इसमें, यानी कि एक शब्दों का एक समूह है। द रिलायंस इंडिया 3 वर्ड से बनकर एक नाम बना है। द हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, ये 4 अलग अलग वर्ड से मिलकर के एक नाम बना है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई शब्दों का समूह किसी एक नाम को क्रिएट करने के लिए यूज में लिया जाता है, वो नाउन फ्रेज कहलाता है। अब हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखो संडे का पहला वर्ड मैंने कैपिटल में लिखा है, जुलाई का भी मैंने पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिया है, रामायण का भी पहला जो लेटर है वो कैपिटल में है, नॉर्थ का भी आप देख सकते हो कैपिटल, होली का भी कैपिटल है, गंगा का भी कैपिटल लिया है, इंडिया में भी मैंने आई को कैपिटल लिया है, जोधपुर में भी मैंने जे को कैपिटल लिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में आप देखिएगा कि टी, यहाँ द का टी कैपिटल है, टाइम्स का टी कैपिटल है, ऑफ का ओ कैपिटल है, इंडिया का आई कैपिटल है। द रिलायंस इंडिया में देखिएगा आप, जितने भी तीनों वर्ड हैं उनके सभी के पहले पहले वर्ड जो लेटर है वो सारे के सारे कैपिटल में ले रखे हैं। यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी नाउन प्रॉपर नाउन होती है या जो भी प्रॉपर नाउन फ्रेज होती है, उनके पहले वर्ड अक्सर कैपिटल लेटर में यूज किए जाते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है दोस्तों कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बार। कॉमन नाउन भी जो है वो नाउन का एक पार्ट होता है, इसे हम नाउन में बहुत अच्छे तरह से इसके ऊपर बात करेंगे, मगर फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि नाउन जो होता है एक ग्रुप को इंडिकेट करता है जिसमें कुछ सिमिलरिटीज होती है। इसको मैं आराम से डिटेल में समझाऊंगा जरूर। तो आप देखिएगा अंकल जो है ये एक रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी अक्सर हम अंकल जो है वो सभी का एक कॉमन रिलेशन होता है। फादर जो है ये भी एक कॉमन रिलेशन को इंडिकेट करता है, यानी हर बेटा या हर बेटी अपने पिता के लिए जो है वो फादर वर्ड का यूज करती है या करता है। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर ये दोनों जो वर्ड हैं ये कॉमन है, और जॉन एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, पीटर जो है ये एक निश्चित व्यक्ति का नाम है, यानी ये दोनों प्रॉपर नाउन्स हो गई। जब हम कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन के साथ में मर्ज करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसमें से दोनों जो वर्ड होते हैं उन दोनों का पहला लेटर अक्सर कैपिटल में होगा। देखो अंकल का यू कैपिटल है, जॉन का जे कैपिटल है, फादर का एफ कैपिटल है, पीटर का पी कैपिटल है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि जो पोम्स होती है, तो पोम्स के जो पहले वर्ड होते हैं उनके जो लेटर्स होते हैं वो अक्सर कैपिटल में लिखे जाते हैं। या हम कुछ यूं कहें कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इसे एक स्टाइल बना लिया गया है कि पोएम्स के अंदर अगर आप अक्सर देखेंगे तो पोएम के जो पहले वर्ड होते हैं वो हमेशा कैपिटल में यूज किए जाते हैं। ये किसी एक नियम को तो इंडिकेट नहीं करते हैं, मगर ये एक स्टाइल बन चुकी है और हमें भी इस स्टाइल को फॉलो करना है। देखिए जैसे मैंने एक बहुत ही प्यारी सी पोएम की कुछ लाइनें यहाँ पर लिखी है।
जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। इसमें देखिए आप जॉनी के दोनों जॉनी जो वर्ड मैंने यूज किए हैं उसमें दोनों में जे कैपिटल है, यस में वाई कैपिटल है, पापा में पी कैपिटल है, ईटिंग में ई कैपिटल है, शुगर में एस कैपिटल है, नो का एन कैपिटल है और पापा का वापस से पी कैपिटल है। यानी कि इस स्टाइल, ये जो स्टाइल जो कि कॉन्सेप्ट बन चुका है, इसे भी आपको याद रखना है, फॉलो करना है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। एक एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है, राम इज, सॉरी यहां पर ए लगाना भूल गया मैं, राम इज अ बॉय, ही इज इंटेलिजेंट। यहां देखिएगा राम इज अ बॉय, ही इज इंटेलिजेंट, इसका पहला वर्ड जो है वो राम है और राम का जो पहला लेटर है वो आर है, तो कैपिटल में आएगा ये। उसके अलावा देखिएगा ही इज इंटेलिजेंट, देखिए राम इज अ बॉय, यहाँ ये खत्म हो गया है, यहां से ये दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है, दूसरा स्टेटमेंट शुरू हो रहा है, दूसरा कथन शुरू हो रहा है। इसका भी पहला वर्ड ये प्रोनाउन है, एक ही है, और इसका भी मैंने एच जो है वो कैपिटल में लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जितनी भी होती हैं, चाहे वो एमए है, एमकॉम है, एमबीए है, एमबीबीएस है, उनके पहले वर्ड जो होते हैं, उनके जो पहले लेटर होते हैं दोस्तों, उन वर्ड के जो पहले लेटर होते हैं वो अक्सर कैपिटल में होते हैं, ये देखिएगा। इसके अलावा अगर फुल स्टॉप करके अगर उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है तो भी वो कैपिटल में लिखे जाएंगे, जैसे ये देखिए, यानी ये पॉइंट के बाद में लिखे जा रहे हैं तो ये भी कैपिटल में आएंगे। इधर कॉमर्स के लिए जो है ये पॉइंट के बाद में जो सी आएगा ये पहला कैपिटल में आएगा, बाकी वाले सारे स्मॉल में आएंगे। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने एक बात कही थी कि ओ और आई, ओ का यूज हम इंटरजेक्शन के रूप में करते हैं, आई का यूज हम लोग प्रोनाउन के रूप में करते हैं, सर्वनाम के रूप में करते हैं। तो जब भी आप आई या ओ इंटरजेक्शन का यूज किसी भी स्टेटमेंट में कहीं पर भी करें, चाहे आगे करें, पीछे करें, बीच में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा अपने कैपिटल फॉर्मेट में ही आते हैं दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये थे यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक कंसेप्ट, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये पहला वीडियो? कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आई होप कि अल्फ़ाबेट के बारे में जो भी कंसेप्ट हमने साझा किए हैं, शेयर किए हैं, ये ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपके काम ज़रूर आएंगे। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि मैं अपने हर वीडियो में आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट, ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स लेकर आता रहूँगा, मगर उसके लिए मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। तो प्रॉमिस है आपसे कि बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें एक नया कंसेप्ट होगा, एक नया अध्याय होगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है उस वीडियो में। और आप अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। तब तक के लिए राम राम सा।